हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है ना, ये क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है स्टूडेंट वैद्युत रसायन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सही सुना आपने, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो ले लो कॉपी और पेन और बैठ जाओ हमारे साथ स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा हूं ना कि आप लोग जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो चैप्टर के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको भी साथ साथ पढ़ते चलो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैद्युत रसायन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। अब ये क्लास इतना स्पेशल क्यों है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और लास्ट में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर का आज हम ऑपरेशन करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस रेगुलर मिलते रहें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं आपको सारे सब्जेक्ट का क्लास लाऊं ना, तो आप लोग भैया सपोर्ट करो। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, मैं आपको भी उतना ही सपोर्ट करूंगा। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, एक एक नंबर के आते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती वो है। यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती, वो कौन सी धातु है। फर्स्ट है जिंक, सेकंड है कॉपर, थर्ड है मैग्नीशियम और फोर्थ है एल्यूमिनियम। भैया कॉपर जो है ना, ये वो धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से H2 को विस्थापित नहीं कर सकती है, ये हमारी कॉपर होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वैद्युत रसायन, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बेटा ध्यान से समझना, हमारा टारगेट है अब की बार हर एक सब्जेक्ट में 95% प्लस का। ये टारगेट आप लोगों के कारण ही पूरा हो सकता है। बाकी हमारा प्ले स्टोर पे ऐप भी आ चुका है, शुभम लेक्चरर। प्ले स्टोर पे जाके शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो बेटा, वहां पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, तो जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देख लो फटाफट। दूसरा, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। अगर हम तनुता को बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता जो कप्पा होता है ना, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। तनुता बढ़ाने पर, तनुता का मतलब किसी भी विलयन में अगर हम विलय की मात्रा कम करेंगे ना, तो तनुता उसकी बढ़ेगी। तनु का मतलब होता है पतला, तो अगर हम विलयन को पतला करते जाते हैं, तनु करते जाते हैं, तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट है बढ़ती है, सेकंड है घटती है, थर्ड है स्थिर रहती है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बेटा घटती है, अगर आप तनुता को बढ़ाओगे ना, तो विशिष्ट चालकता जो है आपकी वो घटेगी, इतना याद रखना बेटा। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। अभी मैं इस टॉपिक को पूरी तरह बताऊंगा आपको, इसका मात्रक, फॉर्मूला सब कुछ निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अक्सर आता है। तो अभी मैं इसको पूरी तरह बताऊंगा, पहले यहां पे मात्रक समझ लो। फर्स्ट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेकंड है ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2 मोल इनवर्स, थर्ड है ओम इनवर्स सेंटीमीटर -2 मोल स्क्वायर, और फोर्थ है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। भैया विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स भी इसको लिखते हैं। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स भी हम इसको लिखते हैं बेटा। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अभी मैं इस पूरे टॉपिक को, विशिष्ट चालकता का टॉपिक जो है पूरा मैं बताऊंगा, मात्रक निकालना भी सिखाऊंगा, पहले इतना समझ लो, ठीक है। इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन देख लो भैया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है बताओ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है कितना, 0.34 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, 0.2 वोल्ट और 0.0 वोल्ट। भैया 0.0 वोल्ट होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट होगा। इतना आप लोग ध्यान रखना, ये होता है विभव। चलो भैया पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे श्रेणी में, सीरीज में। देखो ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.68 वोल्ट, -0.50 वोल्ट तथा -2.5 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा। मतलब आपको दिया गया है, ध्यान से समझना, ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.6 वोल्ट दिया है, -0.50 वोल्ट दिया है और -2.5 वोल्ट दिया गया है। देखो ए का जो अपचयन विभव है +0.68 वोल्ट है, बी का -0.50 वोल्ट है, सी का -2.5 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा, अपचयन क्षमता का क्रम क्या होगा बेटा। तो जो सबसे, देखो फर्स्ट है ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सेकंड है ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, थर्ड है सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए और फोर्थ है बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। भैया जो सबसे कम है ना उसका अपचयन शक्ति सबसे ज्यादा होगा। तो देखो यहां पे जो हमारा मानक अपचयन विभव है वो ये सबसे कम है सी वाला, तो सी वाले का अपचयन शक्ति सबसे ज्यादा होगा। फिर बी वाला है भैया तो फिर इसका होगा, फिर ये वाले का सबसे ज्यादा है तो इसका होगा। मतलब जिसका अपचयन विभव सबसे कम होगा उसकी अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ऐसा समझ लो। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि सी का अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का, फिर ए का, और दैट्स ऑल, यही हो जाएगा बेटा। बहुत सिंपल सा है। चलो हो गया। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें भैया तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन लिया है यहां पे, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। देखो अगर आप लोग कमेंट करोगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, अगर इस वीडियो को आप 1000 लाइक तक पहुंचा देते हैं ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के जो 150 होंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न ना, सबको एक ही वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना फुल केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं क्लास लेकर आ जाऊंगा भैया, मैं इसी के लिए हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बहुविकल्पीय हो गया। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। चलो 2-2 नंबर में आते हैं भैया। ये देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन सा, ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी मिस कर ही नहीं सकते, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है। विशिष्ट चालकता क्या होता है, अभी मैंने बताया किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। आपके फिजिक्स में भी विशिष्ट चालकता है, वहां पे उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, बट केमिस्ट्री में हम कप्पा से इसको प्रदर्शित करेंगे, इतना ध्यान रखना। देखो इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से निरूपित किया जाता है, कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। देखो बेटा कप्पा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ, क्योंकि कहा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। तो रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, यहां पे रो क्या है, रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ये आपका रो है। अब बच्चे हमारे कहेंगे सर जी इसका मात्रक बता देते क्या होगा, तो मात्रक मैं अगर डायरेक्टली लिख दूं, ठीक है, इसका मात्रक मैं अगर डायरेक्टली लिखूं ना तो वही मैंने बताया था आपको क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स
मीटर इनवर्स, या हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी इसका मात्रक होता है। साइमन सेंटीमीटर, ठीक है, इनवर्स, ये भी इसी का मात्रक होता है। तो मात्रक हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या इसी को ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी हम लिख सकते हैं, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी इसका मात्रक होता है। अब कुछ बच्चे हमारे जो जाबाज हैं वो कहेंगे सर जी ये मात्रक आया कहां से? तो देखो बेटा, अगर आप यहां पे रो का मात्रक निकाल देते हो ना तो कप्पा का मात्रक पता चल जाएगा। मैं निकालना सिखा देता हूं। देखो रो इक्वल टू आपका होता है RA/L, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, देखो बीच में गुणा लगा देना, ठीक है, अपान L है लंबाई, लंबाई का मात्रक तो मीटर होता ही है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर से बेटा मीटर कैंसिल हो गया, तो रो का जो मात्रक आया ना वो आया ओम मीटर, ओम मीटर आ गया रो का मात्रक, ओम मीटर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। अब देखो अगर आप रो के जगह पर ओम मीटर रखते हो तो आपका कप्पा का मात्रक आ जाएगा। इसको नोट कर लो आप लोग, फिर मैं इरेज करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ध्यान से समझो इसको। देखो मान लो अब कप्पा का मात्रक अगर निकालना है तो मैंने बताया आपको कि कप्पा इक्वल टू होता है, कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो, 1/रो। अब देखो 1/रो का मात्रक है ओम मीटर, ओम मीटर। तो बेटा इसको ऊपर जब हम लेकर आएंगे ना तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, क्योंकि नीचे प्लस में है, ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा, और यही मैंने ऊपर लिखा भी है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो विशिष्ट चालकता क्या है ध्यान से समझ लो। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, या केवल चालकता बोलते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। कप्पा इक्वल टू 1/रो होगा, इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। चलो बेटा इसको फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हो गया भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है ना ये भी अति लघुत्तरीय प्रश्नों में 2 नंबर में पूछा जाता है। ध्यान से समझ लो, बस सिर्फ आपको परिभाषा यहां पे लिखनी होती है, बाकी कुछ नहीं बेटा। देखो किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। बहुत सिंपल है, देख लो ध्यान से समझ लो, डेफिनेशन समझ लो, यही लिखना है। देखो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का वो अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव, देखो इलेक्ट्रोड जैसे आपका एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में वो अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लो बेटा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लेना। तीसरा क्वेश्चन देख लो, लगे हाथ, ये क्वेश्चन भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो कोलरॉस के नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। भैया कोलरॉस का नियम क्या होता है वो आपको समझाना है, अनुप्रयोग मैं आपको बता दूंगा क्या आपको लिखना है। देखो कोलरॉस का नियम, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में हेनरी का नियम पढ़ा, राउल्ट का नियम पढ़ा ना, वैसे हमारे सेकंड चैप्टर में है हमारा कोलरॉस का नियम, ठीक है। तो कोलरॉस का नियम आपको बताना है आखिर क्या होता है, और इस नियम के अनुप्रयोग भी आपको बताने। तो पहले नियम समझ लो। देखो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो चालकता है वो इसके धनायनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब सिंपल सा है, किसी विद्युत अपघट्ट की, मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्ट हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, उसकी जो अनंत तनुता पर चालकता होगी ना, मोलर चालकता होगी, वो उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। भैया अगर आप HCl को लेते हो, HCl को हमने ले लिया है और इसका करा देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये कौन से आयनों में टूटेगा, ये टूट जाएगा H+ आयन में,
और Cl माइनस आयन में। तो वही कहा जा रहा है किसी विद्युत अपघट्ट की, ये आपका विद्युत अपघट्ट है, इसकी अनंत तनुता पर जो चालकता होगी इस विद्युत अपघट्ट की ना, वो इसके धनायनों यानी कि H+ और ऋणायनों यानी कि Cl माइनस की मोलर चालकताओं की योग के बराबर होगी। अगर इसका फार्मूला हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं लैम्डा m, ठीक है, लैम्डा m ऊपर लगा दीजिएगा इनफाइनाइट, क्योंकि अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, HCl की, ठीक है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंत तनुता पर जो चालकता होगी ना वो किसके बराबर होगी, इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट H+, इसके धनायन की मोलर चालकता और इसके ऋणायन की मोलर चालकता, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है, इसी के बराबर होगी। इसी को कहते हैं बेटा हम लोग कोलराउस का नियम। समझ गए आप लोग कोलराउस का नियम क्या है? देखो, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो चालकता है, इस HCl की अनंत तनुता पर जो चालकता होगी ना, लैम्डा m इनफाइनाइट HCl, वो होगी इसके धनायनों यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट H+ तथा ऋणायनों यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस के योग के बराबर होगी। मतलब सिंपल सा है, कुछ है थोड़ी ना, मतलब जो विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता है ना, उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। बस इतना सा आपको लिखना है बेटा, कुछ नहीं करना है। इसको भी नोट करो, फिर हम थोड़ा सा आपको अनुप्रयोग बता देते हैं। देखो ध्यान से समझो, दो अनुप्रयोग मैं आपको बता रहा हूं अपने हिसाब से, मैंने यहां पे नहीं लिख रखा है बाय द वे, तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग कॉपी में नोट कर लो। सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता ज्ञात करने में। देखो कोलराउस के नियम का उपयोग जो है हम अनंत तनुता पर जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं ना, उनकी मोलर चालकता को ज्ञात करने में हम कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में। जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं ना, उनके वियोजन की मात्रा की गणना करने में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, वियोजन की मात्रा की गणना करने में भी इसका यूज करते हैं। तो दो अनुप्रयोग मैंने आपको बता दिए बेटा, 2 नंबर आपका ये कंप्लीट, अरे नियम को लेकर आपका 2 नंबर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसको भी मैं हटाता हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। अब इसको मैं इरेज करूंगा और चलेंगे अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे। देखो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ऐसा क्लास बार बार नहीं मिलता बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन तो भैया इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। देखो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। देखो भैया फैराडे जी ने विद्युत अपघटन से रिलेटेड 2 नियम दिए, दोनों नियम को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप लोग सर्च करोगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। 2 नंबर में अक्सर ये पूछा जाता है। देखो क्या होता है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है ना, तो किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझो हमारे सारे प्रोसेस को। देखो मैंने ले लिया है ये एक जार, मैंने यहां पे ले लिया है, ठीक है, इसमें आपका विद्युत अपघट्ट है बेटा। देखो ऐसे आपका विद्युत अपघट्ट मैं मान लेता हूं, देखो ये, ठीक है, ये विद्युत अपघट्ट है। अब विद्युत अपघट्ट है तो कौन सा विद्युत अपघट्ट है उसको नाम दे देंगे। मैंने विद्युत अपघट्ट ले लिया है NaCl। अब देखो इस विद्युत अपघट्ट में आपके डूबे रहते हैं भैया इलेक्ट्रोड। देखो आपके 2 इलेक्ट्रोड इसमें डूबे रहते हैं, एक ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है, सबको नाम दे देंगे, ठीक है। इनका देखो इलेक्ट्रोड जो है 2 प्रकार के मेनली होते हैं, एक आपका होता है कैथोड, दूसरा एनोड। तो ये होगा भैया कैथोड। कैथोड जो है वो निगेटिव होता है, उस पर ऋण चार्ज होता है, और ये होगा एनोड,
एनोड जो होता है स्टूडेंट ये पॉजिटिव होता है, इतना ध्यान रखना। कैथोड जो होता है निगेटिव, एनोड जो होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक जार में विद्युत अपघट्य ले लिया है NaCl। ठीक है, आपको पता ही है कि NaCl का जब विद्युत अपघटन होगा, NaCl का अगर हम लोग कराते हैं विद्युत अपघटन, तो ये किस में बदलता है, ये टूटता है Na+ में और Cl- में। ठीक है, मतलब ये अपने आयनों में टूट जाता है, Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। तो देखो हम क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से समझो, इससे कोई खास मतलब नहीं है। देखो हमने एक जार में NaCl ले लिया है विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आपका कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड इसमें है। अब विद्युत अपघटन की हम प्रक्रिया करवा रहे हैं, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी ना, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे। यहां इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को हम W से डिनोट करेंगे। तो W जो है वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कुल आवेश के समानुपाती होगा। ये इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान W है ना, वो इस विलयन में प्रवाहित की गई कुल आवेश की मात्रा के समानुपाती होगा, यानी कि W समानुपाती Q इस नियम में बताया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? देखो मैंने क्या किया है, एक जार ले लिया, उसमें मैंने विद्युत अपघट्य NaCl ले लिया, इसका विद्युत अपघटन हम करवा रहे हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड एक एनोड। तो जब इसका विद्युत अपघटन होगा ना, तो इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे। तो इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा W है वो क्या होगा, विलयन में प्रवाहित की गई कुल विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होगा। तो W समानुपाती Q, इस नियम में हमें बताया जा रहा है कि W समानुपाती किसके होगा ये बेटा, ये होगा Q के समानुपाती। अब चूंकि आपको पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, चूंकि Q इक्वल टू हमारा होता है, Q इक्वल टू होता है IT, Q इक्वल टू होता है IT। तो हम क्या करेंगे, Q के जगह पर IT रख देंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा W समानुपाती Q के जगह पर हम लोग कर देंगे IT। ठीक है, IT। अब हमें समानुपाती के चिन्ह को हटाना भी होगा, तो W बराबर हो जाएगा, बराबर रखेंगे तो एक स्थिरांक जुड़ जाएगा Z, तो ये हो जाएगा ZIT। भैया यही फॉर्मूला होगा हमारे फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का। मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान W है, वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश Q के समानुपाती होता है। तो W समानुपाती Q इक्वल टू IT होता है, तो W समानुपाती IT हो जाएगा, W इक्वल टू ZIT हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी Z क्या है, तो Z जो आपका है ना, ये है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, या इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो ये आपका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैंने क्या बताया कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा, उसके बाद आप नोट कर लेना। देखो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। तो मैंने एक जार लिया, उसमें मैंने विद्युत अपघट्य NaCl ले लिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड। कैथोड देखो, अब जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो इस इलेक्ट्रोड पर जो है कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे, तो पदार्थ की मात्रा को हमने W मान लिया। ये जो मात्रा है ना, इस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित कुल आवेश Q के समानुपाती होगा। तो W समानुपाती Q इक्वल टू IT होता है, तो W समानुपाती IT। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू ZIT। Z है समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलो भैया इसको भी आप लोग नोट करो, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलो इसको भी मैं इरेज करूंगा और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चलो इसको मैं इरेज करता हूं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, ये हमारे विद्युत रसायन चैप्टर का एक बहुत ज्यादा स्पेशल न्यूमेरिकल है। अरे भैया केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, फर्स्ट विलयन, सेकंड वैद्युत रसायन, थर्ड रासायनिक बलगत की। इन्हीं 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी में है ही नहीं। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, 298 केल्विन पर 0.02 m
KCl विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। देखो हमें टेम्परेचर से कोई खास मतलब नहीं है, हमें 298 केल्विन पर 0.20 m KCl यानी कि KCl विलयन की मोलरता हमें दी गई है 0.20 मोलर। अब विलयन की चालकता का मतलब विशिष्ट चालकता जो है वो 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। देखो मैंने अभी बताया था कि विशिष्ट चालकता का मात्रक साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है। इसकी मोलर चालकता आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दी गई है चालकता, या जिसको हम लिख सकते हैं विशिष्ट चालकता, उसको डिनोट करते हैं कप्पा से। कप्पा की वैल्यू हमें दी गई है बेटा 0.00248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इतना दिया गया है। उसके बाद देख लो आप लोग, उसके बाद हमें दी गई है मोलरता यानी कि यम का वैल्यू दिया गया है। देखो ध्यान से, मोलरता जो m दी गई है वो कितना दिया गया है 0.20 m, ये हमें इतना दिया गया है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं भैया, मोलरता ये हमें इतना दिया गया है। ठीक है, इसकी मोलर चालकता हमें निकालनी है। क्या निकालना है बेटा, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा m से। ये हमें निकालना है तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब जो लैम्डा m है इसकी एक वैल्यू होती है, मैं साइड में, चलो फॉर्मूला मैं इधर ही लिख देता हूं। देखो जो मोलर चालकता होता है लैम्डा m, इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया, समझ रहे हो बेटा। अब देखो क्या होगा, लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा, देखो कप्पा के जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे। कितनी है इसकी वैल्यू, ऊपर देख लो 0.0248 इंटू 1000 हो जाएगा, अपान मोलरता की वैल्यू है 0.20। ठीक है, इतना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझ लो सभी चीजें। तो लैम्डा m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.0248 का जब 1000 से गुणा करोगे ना तो ये 0.3 अंक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24.8 अपान 0.20 हो जाएगा। एक काम करो, ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से गुणा कर दो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इजी। तो हमारा हो जाएगा लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा, देखो 24.8 है, इसका गुणा आपने 10 से किया तो 248 आएगा, अपान 0.20 का गुणा 10 से करोगे तो 2 आएगा। अब 2 को इससे काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो हमारा जो लैम्डा m होगा ना, ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 124। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है मोलर चालकता का, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो समझ में आया, 298 केल्विन ताप पर 0.20 मोलर केशियल विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी थी। हमें चालकता दी गई है कप्पा 0.0248, मोलरता दी गई थी 0.20। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता। कप्पा की वैल्यू 0.0248 इंटू 1000 अपान 0.20। अब भैया इसका इससे गुणा करोगे तो 24.8 आएगा अपान 0.20। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 248/2 आ जाएगा। फाइनली हमारा मोलर चालकता हो जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो तुरंत, जस्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ो भैया, इसको मैं इरेज करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आ जाते हैं भैया, जो फर्स्ट वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। देखो हमारे सेकंड जो चैप्टर है ना विद्युत रसायन, इससे जो है बहुविकल्पीय अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बाकी ये भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध स्थापित कीजिए। भैया मानक इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड विभव क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन बहुत स्पेशल है और इन सबको मैं आगे आगे बताता रहूंगा भाई, आज मैं इसको नहीं बताने वाला हूं, टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये देखो, एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल मैंने पहले भी सॉल्व करा रखा है, और अगर आप लोग कमेंट करोगे ना सर इसका जो लघुत्तरीय प्रश्न है इसका अलग से क्लास लेकर आइए ना, मैं लेकर आ जाऊंगा भैया, एक कमेंट मार दो बस। देखो, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ये जो सेल है ना इसके विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की आपको गणना करनी है। देखो Zn+2 1 मोलर Cu2 प्लस Cu, जबकि E0 जो है Zn2 प्लस Zn तथा Cu2 प्लस Cu के मान क्रमशः जो है, मतलब Zn2 प्लस Zn का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो -0.76 वोल्ट है, और Cu2 प्लस Cu का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो +0.34 वोल्ट है। तो इनकी सांद्रता 1 मोलर है, तो आपको विद्युत वाहक बल निकालना है। इसका मैं अलग से स्पेशल क्लास दे दूंगा, और आप लोग सर्च करोगे ना यूट्यूब पे विद्युत रसायन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, तो आपको इसका क्लास फाइनली मिल जाएगा, जाकर देख लेना, ठीक है। चलो भैया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा देखो, लघुत्तरीय प्रश्न का जो है ये दूसरे टाइप का लघुत्तरीय प्रश्न है। दो टाइप के आते हैं, एक 3 नंबर एक 4 नंबर के। तो देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी को भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके सिलेबस में शायद ये टॉपिक नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। दूसरा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, देखो मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारा सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन है ना, इससे 5 नंबर वाले प्रश्न यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ 5-10% चांस है भैया कि इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ जाए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ज्यादातर हमारे चैप्टर 5 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, या फिर चैप्टर 6 से लेकर 10 तक के चैप्टर से आते हैं। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर भी वीडियो बना दूंगा। 10-15 क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैं क्लास दे दूंगा, ठीक है। कमेंट करते रहो आप लोग। चलो ये एक है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आ सकता है। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। ये जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, कभी कभी ये आ जाता है, तो मैं यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना। ये आता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है, बहुत कम रेयर चांस है इसके आने के। बाकी देखें कुछ और है नहीं, लास्ट में हम थैंक यू ही कह सकते हैं, और ये क्लास जो है हमारा यहीं पर फिनिश होगा। अब देखो बच्चों, मैंने आपको विद्युत रसायन चैप्टर के बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सबको बता दिया। लघुत्तरीय प्रश्न में जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं लेकर चला आऊंगा। बाकी हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होता है। ऐसे ही मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।